वकील का बेटा वकील बन गया या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। बच्चे गंदा पानी पी के मर रहे हैं एंड यू फील दैट पेन कि मुझे इनको एक सस्ते में 20 रुपए का फिल्टर बना के, ऐसा भी एक स्टार्टअप हुआ। मैं एक वीडियो भी बनाया था जो बहुत हिट हुआ कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, जिंदगी में कामयाबी के लिए घोड़ा। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे में बेचारा स्ट्रगल करते करते खुद मर जाता है, धंधा बंद हो जाता है। 10,000 घंटे एक्सपर्ट बनने में चाहिए। वाह, टिपिंग पॉइंट, यू विल गेट ए टिपिंग पॉइंट। जे कर्व जो बोलते हैं कि जे कर्व आपकी लाइफ में अगर दुनिया कहेगी आप तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो, उसे बोला 265 रिजेक्शंस के बाद 2.5 करोड़ मिला है। अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो ये जो फूड इंडस्ट्री है भाई बड़ी खतरनाक है। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर यह है सर कि अगर लाइफ में किसी को पाथ चुनना हो कि वो अपनी लाइफ की जो एक फ्रीडम चुनना चाहता है फाइनेंशियल मनी वाइज, तो डू यू रियली बिलीव दैट कि जॉब से करना हमेशा से डिफिकल्ट रहेगा देन द बिजनेस? जॉब के दो पहलू हैं। एक तो बड़ी हाई एंड जॉब, अब गूगल का सीईओ, अमेजोन का सीईओ या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, कुछ इंडियन भी हैं उसमें, वो तो जॉब अच्छी है किसी भी बिजनेस से अच्छी है। तो वहाँ पर जितने स्टॉक ऑप्शन और करोड़ों हजारों लाखों डॉलर्स की सैलरीज है, दैट इज बेटर देन एनी एसएमई। और वहाँ पोजीशन भी है, पावर भी है, और ऐसा नहीं है कि जल्दी से नॉन परफॉर्मेंस पे कोई निकाला जाता है या क्या है। वेरी स्टेबल जॉब्स। तो उसको हम यहाँ सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे। मैं बात करता हूँ जो वो वाली बाकी जो जनता जॉब करे 2-4 लाख रुपए महीने तक की, वो वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो वो तो लिमिटेशन है अच्छी खासी है। उस पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो बहुत हिट हुआ कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो वो नौकरी खतरनाक है। ओके, क्योंकि वहां पर आप पीक आउट हो जाते हो और एक स्टेज पे कंपनी को या लाला को लगने लग जाता है आदमी महंगा हो गया, जवान आदमी, एनर्जी में सस्ता मिल रहा, आधे में इसको निकालो किसी तरीके से, और वहां पे दूसरी जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये तकलीफ वाली बात है कि जो लोग ऐसी जॉब को डिपेंड होकर समझ लेते हैं जिंदगी से कट जाएगी, वो आज के टाइम में पक्की नहीं, सक्सेसफुल नहीं। अब ये देखिए कि जैसे सर हम सब लोग ना डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। अब कोई किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह पर हुई, किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह नहीं हो पाई, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा, या बैकग्राउंड उनकी फैमिली बैकग्राउंड से। तो आपको ये डेफिनेटली डू यू फील दिस कि अगर एक किसी भी इंसान को फ्रॉम जीरो टू हीरो बनना है, एक वो ट्रांजिशन लेना है, तो उसका बैकग्राउंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, वहां पर जो आपको घर से शिक्षा मिलती है, अब फॉर एग्जांपल एक वकील का बेटा वकील बनता है क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट और डाइनिंग टेबल पे वकालत की बातें हो रही है। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है क्योंकि वहां पे बिजनेस की बातें हो रही हैं, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता। आप देख ही रहे हो ये होता है। उनके बच्चे कह लो, बेटा क्या बेटी क्या, दोनों ही। तो ये तो एक बैकग्राउंड से अब आता है, तो एक परिवार का उसको बैकिंग मिलता है। मुकेश अंबानी को अंबानी का मिला। तो एक बहुत बढ़िया किताब है, क्योंकि आपका चैनल भी है, हॉर्स सेंस करके, मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले। ऑथर मुझे याद नहीं है। कि हर एक को जिंदगी में कामयाबी के लिए घोड़ा चाहिए। वो घोड़ा कैन बी प्रोडक्ट, घोड़ा कैन बी कंपनी, घोड़ा कैन बी इवन फैमिली। तो मुकेश अंबानी जी के लिए उनका घोड़ा है रिलायंस या अंबानी फैमिली। वाह वाह, राइट। हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह स्वर्गीय, उनके लिए हॉर्स था कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी। उसके बगैर वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, नरसिम्हा राव भी नहीं बनते। तो ये हम लोग को जिंदगी में घोड़ा चुनना होता है क्या है। तो एक उसमें फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बढ़िया घोड़ा है चढ़ने का। बहुत लोग जो ये सोचते जी हम घर का धंधा वो नहीं करेंगे, हम तो म्यूजिक बजाएंगे जी, हम कोई और नौकरी करेंगे, तो वो अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा एक मौका खो देते हैं और स्ट्रगल में लाइफ को ले जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ब्लेसिंग के साथ मिला हुआ है, फिर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उसको यूज करो यार। क्यों धक्के खाते हो, क्यों स्ट्रगल करते हो। बाकी जिनका नहीं है वो भी सक्सेसफुल हमारे जैसे हो जाते हैं। तो चलता है, क्योंकि हम लोग तो अपने राह खुद बनाने वाले लोग हैं। तो दोनों तरफ वो होने से, एक अच्छा कॉलेज अगर कोई जाता है, आईआईटी जाता है तो एक नेटवर्क मिल जाता है उसको, हार्वर्ड जाता है तो एक नेटवर्क मिल जाता है। तो वो सारी चीजें मिला के हेल्प करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान का इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे क्या की स्टेप्स होते होंगे सर जो वो लेता होगा, जो उसको वो हीरो बनाता होगा? पहला तो थिंकिंग बिग, सोच होनी चाहिए। हाँ, अगर सोच ही है कि सरकारी नौकरी करनी है तो वो तो वहीं फंस के रह जाएगा। लेकिन अगर सोच है, कुछ बड़ा करने की उमंग है,
तो वो आदमी अपना रास्ता ढूंढता है, ऐसे पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट में वो जाए तो उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करे। एक किताब मैंने पढ़ी थी आउटलायर्स, मैल्कम ग्लैडवेल की है, कि आप 10,000 घंटे एक्सपर्ट बनने में चाहिए। वाह वाह। तो 10,000 घंटे रफली 3 से 4 साल होता है। मेटाफर है, 5 भी लग सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 6 भी लग सकते हैं, बट इतना टाइम आपको शिद्दत के साथ देना है। जब वो देंगे तो देन उन्हीं की सेकंड किताब है टिपिंग पॉइंट। यू विल गेट ए टिपिंग पॉइंट, जे कर्व जो बोलते हैं कि जे कर्व आपकी लाइफ में अगर दुनिया कहेगी आप तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन ओवरनाइट के पीछे 10,000 घंटे सबने लगाए। किसी का भी आप पुरानी हिस्ट्री देख लेंगे तो 10,000 घंटे का उनका स्ट्रगल और मेहनत रही है। तो वो जरूर लगा लें, चाहे वो आप उस लाइन में जॉब करके कहीं पर सीख लें या उसके बारे में पढ़ के सीख लें, बहुत सारा कुछ रिसर्च कर लें उसके ऊपर, पर लगाने पड़ेंगे 10,000। आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है या आजकल के जो लोग हैं वो 10,000 घंटे वाले फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं? करना ही पड़ता है। मैंने एक स्टार्टअप, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, तो उसके साथ बात कर रहा था, मेरे यहाँ डिनर कर रहा था। उसको पहला, बहुत बड़ी कंपनी है वो, कई करोड़ों की फंडिंग मिली हुई है, बट आज से 7-8 साल पहले मेरे घर पे उसने डिनर किया था और पहला फंडिंग मिला था 2.5 करोड़ का। तो मैंने कहा तुम्हें कितनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ी? आपको सुनकर हैरानी होगी। उसने बोला 265 रिजेक्शंस के बाद 2.5 करोड़ मिला है। वाह, 265। क्या वो 10,000 घंटे का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल। तो ये तो पहली फंडिंग का है। करेक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट में कहाँ मार खाई होगी, कौन कौन सा प्रोडक्ट फेल हुआ होगा, बनवाने में उन्होंने आउटसोर्स खुद बनाया नहीं, जिन जिन फैक्ट्रियों से कुछ गलत फैक्ट्रियां मिली होंगी वहां सीखा होगा, पैकेजिंग सीखी होगी, कस्टमर फीडबैक सीखे होंगे, मार्केटिंग सीखी होगी, ई कॉमर्स पे गए वो लोग, सारा कुछ। तो 10,000 घंटे तो भाई दिखता है हमको कि नहीं लगाते, लेकिन लगते सभी के हैं। जब आप किसी भी पर्सन को देखते हैं आज के वक्त में, आज के दौर में, स्पेशली कंसीडरिंग इंडियन सिनेरियो, हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि अगर आप इंडिया में बैठे हो तो यू आर सिटिंग ऑन दी हॉट केक, तो यहाँ पर ग्रो करने की चांसेस है क्योंकि फॉरेन कंपनीज भी दे कमिंग टू इंडिया। बट डू यू सी दैट्स अ रियल पिक्चर आज के वक्त में, कंसीडरिंग? कुछ लोग तो बहुत बोलते हैं जो बिजनेसमैन है कि जीएसटी का सिस्टम खराब है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट डू यू स्टिल सी कि इंडिया में अगर कोई काम कर रहा है तो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहे वैसे डायरेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बट यू स्टिल हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन इंडिया? अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। वो तो डेटा भी बताता है कि हर्डल्स हमारी जिंदगी में, एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी में बहुत है। अपॉर्चुनिटी तो कई ज्यादा हैं, तो उनसे लड़के हम कामयाब हो पा रहे हैं। जो भी दिक्कतें और हर्डल्स हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ करना चाहिए, नहीं है यहाँ पर। ये फैक्ट दुनिया जानती है। बड़ी बड़ी कंपनियां वापस भी चली जाती है फ्रस्ट्रेटेड होके यहाँ से, और अपन के कई स्टार्टअप भी बंद हो जाते हैं, एसएमई एमएसएमई भी कई बार बंद हो जाते हैं। तो दिक्कतें तो हैं ग्राउंड रियलिटी में, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, बट अपॉर्चुनिटी है। तो अब एक और मेरे यहाँ पर थोड़ा क्यूरियस हूँ, मैं काफी टाइम से मैं सवाल पूछना चाह रहा था, पहले भी मैंने कई बार सोचा, लेकिन आप हैं सामने तो मैं पूछता हूँ इसके बारे में। जब भी कोई इंसान जब बिजनेस करने के बारे में सोचता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, गेट्स इनटू फर्स्ट जॉब, बट उसको अचानक से ही स्टार्टअप बहुत ज्यादा सुन लिया, एंड नाउ उसका इंक्लिनेशन है विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे वांट टू गेट इनटू अ स्टार्टअप, अ बिजनेस आइडिया जाना चाहते हैं। तो आप क्या ये सजेस्ट करते हैं कि एनी फ्रेश पर्सन शुड गेट इनटू इट, और यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस, कि काम करके जॉब करके एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, देन आना चाहिए, तो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा स्कोप रहता है क्योंकि नॉलेज बढ़ जाती है? सुसाइड है जी, सुसाइड। बगैर एक्सपीरियंस के, उसके बारे में जाने बगैर घुस जाना लाइन में, इक्वल टू सुसाइड है। आप अपने फैमिली को, अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जिस लाइन में जाना हो आपको, उस लाइन के बारे में जितनी जानकारी हासिल करें। मैं आपको 2 उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगा कि मैंने खुद जब एक्सपोर्ट किया तो 2 साल एक्सपोर्टर किया, नौकरी की। ओके। तो मुझे दिक्कत नहीं आई टीम बनाने में, बायर लाने में, समझने में। हमारे एक कस्टमर ने बहुत बड़े इम्पोर्टर के यहाँ नौकरी की थी। जब उसने 5 साल नौकरी करके शुरू किया तो उसके पहले से ही ऑर्डर ऐसे थे जैसे हमारे मोबाइल के नंबर होते, 10 डिजिट में। तो उसको एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मुझे एक्सपोर्ट बंद करने के बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जाना था। मैंने 2 साल वीकेंड कॉलेज में पढ़ाई की, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग, 55 साल की उम्र में। मैं बगैर सीखे काम नहीं करूँगा। उसके बाद भी पढ़ाई हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, तो मुझे नुकसान हो सकता था।
उसको मिटिगेट करने के लिए मैंने वहीं से, जो मेरे साथ एक बच्चा पढ़ रहा था जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था, कस्टमर्स थे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, 50-100 करोड़ के उसके पास कस्टमर थे, उसको मैंने पार्टनर लिया। तो हमारी जर्नी में 0 प्रॉब्लम आई, मतलब 6 महीने में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। ओके तो ये रिस्क मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं सीधा भाई नौकरी छोड़ के धंधे में कूद जाओ तो ऐसे ही है कि पुल से नदी में कूदना। ये बहुत जरूरी भी है। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं जब धंधा बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, तो एक तो जैसे हमने बात की कि वो क्विक सक्सेस के था में आते हैं। और मैंने से एक चीज बात सुनी थी पहले बीच में भी, किसी जो हमारे एक पर्सन हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, तो बहुत सारे लोग ना जो स्टार्टअप वाले हैं या एक बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं, इनका एक ये थॉट ज्यादा होता है कि रातों रात बहुत बड़ा करना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, 100 करोड़ 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। इन रातों रात जो ये बड़ा होने के बारे में सोचते हैं, तो ये भी लीड करता है फेलियर को, किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी बिजनेस आइडिया पर। क्या इसका इंपैक्ट होता है? थोड़ा सा फर्क है इसमें। रातों रात बड़ा तो कुछ नहीं होता खैर, लेकिन कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद रातों रात बड़ा होता है। तो शुरू में नहीं होता। शुरू में दे ऑल गो थ्रू, मेरे बहुत सारे स्टार्टअप फ्रेंड्स हैं, चाहे वो बिरयानी बाय किलो, सात्विक हो, 4700 BC पॉपकॉर्न, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स को मैंने कोच भी किया है, जिनकी कंपनी बाद में जाके एग्जिट हुआ और मर्ज हुई बड़ी बड़ी कंपनी में, उनको भी कोच किया है। दे गो ऑल गो थ्रू दैट पेन, लेकिन यह है कि उनकी जर्नी शॉर्ट हो जाती है। चाहे वो पहला फंडिंग या पहले जो 10,000 घंटे लगे, लेकिन जो उनको एक्सेस हो जाता है स्टार्टअप्स को, कि उसके बाद वही पहली मान लो उनको मिली $1 मिलियन फंडिंग, जिसे बोलते हैं हम एंजल राउंड, या सीड राउंड मिला $2-3 लाख। सीड राउंड तो कम मिलता है, बट एंजल राउंड को पकड़े तो $1 मिलियन $2 मिलियन मिलता है। उसके बाद सीधा 10 मिलियन, फिर 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन। तो वो जो हमें लगता है कि यार 5 साल में, जैसे मामा अर्थ है ना, क्योंकि ये 5 साल में एक बंदा जो 25,000 रुपए या 5 लाख को, जैसे मैंने पढ़ा था, उनका कैपिटल था, दोनों वाइफ हस्बैंड ने जॉब छोड़ के कंपनी शुरू की और 5 साल में $1 बिलियन वैल्यूएशन पे पहुंच गए। तो पहला तो उस एंटरप्रेन्योरशिप को सैल्यूट है मेरा कि जॉब से इतना किया, बट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू देयर ओन पेन। वो 5 साल 10,000 घंटे लगाए उन्होंने, बट फंडिंग से काफी ना काम आसान हो जाता है। पैसा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, अच्छे स्टाफ के, मार्केटिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो वो उनको जब ऐसी फंडिंग मिल जाती है तो वाकई फिर रातों रात में वो सक्सेसफुल हो जाता है, पहले 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपका, जब हम एक बिजनेस ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं, सर, कि किसी भी एक इंसान जो आज के टाइम में 100 रुपए कमा रहा है या एक्स अमाउंट कमा रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस, या वो इस अमाउंट से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो एक्चुअली में किसी भी धंधे को बिल्ड करने के लिए अगर उसको 10x पे पहुंचाना है, तो एक आइडियल ब्लूप्रिंट क्या रहना चाहिए ब्रॉड? पहला तो रहना चाहिए कि आपको POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके, आपको उस बिजनेस के बारे में क्या मालूम है, आर यू पैशनेट अबाउट इट। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हो गया, टेस्टिंग हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। होता क्या है कि जैसे हम घर डिजाइन करते हैं, फैक्ट्री डिजाइन करते हैं, सब कुछ डिजाइन करते हैं, लेकिन बिजनेस भी डिजाइन होता है। तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स विद एम्पैथी। डिजाइन थिंकिंग का स्टेप 1 है एम्पैथी। क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्व कर रहे हैं, डू यू फील दैट पेन ऑफ द यूजर, कि कहीं पे पानी, बच्चे गंदा पानी पी के मर रहे हैं, एंड यू फील दैट पेन कि मुझे इनको एक सस्ते में 20 रुपए का फिल्टर बना के, ऐसा भी एक स्टार्टअप हुआ कि मुझे 20 रुपए का फिल्टर बना के, जहाँ 2000 बच्चे रोज मर रहे हैं इंडिया में आज भी, कि ऐसा एक फिल्टर इनको मिल जाए कि ये पानी से जो उनको डिजीज होती है, हेपेटाइटिस वगैरह, वो ना हो। यू हैव टू फील दैट पेन। ये वाली प्रॉब्लम बहुत फेस हो रही है, क्योंकि जितने आप देखेंगे ये स्टार्टअप्स कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमारा, जिसको हमने एडजस्ट कर लिया था लाइफ में। कि हमें पहले टैक्सी, मुझे याद है मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 70s में, 75-76 में, तो हम हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए थे क्योंकि टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी वाले सो रहे थे और फोन घर पे होता नहीं था, साइकिल पे बुलाने गया, वो दारू पी के सो रहे थे भाई लोग। तो हम अस्पताल, और अस्पताल भी नहीं थे, अस्पताल भी 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर। आज हर घर के 3 किलोमीटर, मैं गुड़गांव जा रहता हूँ, 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 15 अस्पताल हो गए। तो वो उबर ने कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो ये वाली जो अनमेट डिमांड्स हैं, उसको आप एम्पैथी से आइडेंटिफाई करते हो, द फर्स्ट स्टेज। द सेकंड इज देन यू डिफाइन कि ये 10 प्रॉब्लम है मेरे को,
इसमें से कौन सी प्रॉब्लम जो बहुत मासेस को है, स्केलेबल है, उसको मुझे बिजनेस आइडिया में बदलना है। ओके। तो सेकंड स्टेज डिफाइन, आपने डिफाइन कर दिया। द थर्ड स्टेज इज नाउ आइडिएट। अब आपको उसके अंदर अपनी टीम को बल्क ऑफ द आइडियाज, बेवकूफ़ी के आइडियाज, उड़ने वाले घोड़े होंगे जी, पानी से गाड़ी चलाएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज, रेगुलर आइडिया नहीं चाहिए। इसकी एक एक्सरसाइज होती पूरी, वो येलो स्लिप लेके हम दीवार पे लगाते जाते हैं। अच्छा, ओके। आइडियाज आने दो आने दो आने दो। देन उन आइडिएट के साथ हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि यार ये 10 ग्रुप बन गए, 10 तरह के आइडिया आ गए, इसमें से ये वाला ग्रुप सबसे बढ़िया लग रहा है, ये इनोवेटिव है। इनोवेशन वहां से निकलती है। ओके। तो फिर उसको हम फाइनल करके ना कि ये वाले आइडिया को अब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। इफ इट इज ए प्रोडक्ट, आप शैम्पू बना रहे 100 बनाइए, यूजर्स को दीजिए, गेट द फीडबैक। उसमें कोई ईगो मत रखिए फेल हो रहे तो कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, गेट द रियल फीडबैक। ऐप है तो पूरा उसका प्रोटोटाइप बनाए, ईच एंड एवरी यूजर जर्नी, यूएक्स डिजाइन सब कुछ कीजिए कि कैसे चलेगा। देन इट कम्स कि अब आपने टेस्टिंग कर ली प्रोटोटाइप के बाद, देन लॉन्च। बहुत सारा रिस्क मिटिगेट, और ये जितने बड़े स्टार्टअप है दे फॉलो दिस प्रोसेस। एमएसएमई और एसएमई नहीं जानते डिजाइन थिंकिंग क्या होता है। वो भाई उसका जी आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है जी, कैश का धंधा है इतना बढ़िया, मैं भी चालू करता हूँ। तो ऐसे चालू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो जैसे आपने फूड इंडस्ट्री की बात की, जैसे आपने बोला, मतलब आई थिंक वन ऑफ दोज इंडस्ट्री जो मैंने हमेशा देखी है कि कुछ रेस्टोरेंट खुलते हैं और वो कुछ साल बाद बंद हो जाते हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो भी कोई बिजनेस कभी ना कभी खोलना चाहता है, उसके माइंड में जरूर होता है एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, एक कॉफी शॉप खोलूंगा। और मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे स्टेबल नाम दिखते नहीं है जो बहुत टाइम से कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है रेस्टोरेंट बिजनेस में। यहाँ तक कि हमारे एक जानने वाले ने बहुत बड़ी फ्रेंचाइज ली आइसक्रीम ब्रांड की। भीड़ देखता था दुकानों के आगे कि यार इतनी भीड़, ये धंधा अच्छा है। नेचुरल, लेकिन उसमें भी उसको 2 लाख रुपए महीने का लॉस हुआ, 40 लाख रुपए चले गए। क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस सपोज टू बी सेफ, कि आपको कुछ नहीं करना, मार्केटिंग हुई है, ब्रांड हुआ है, प्रोडक्ट इज इन प्लेस, बस आपने उसको ब्रांड को पैसे दिए, अपना फ्रेंचाइज फी दी, सामान के पैसे दिए, इंटीरियर करा, दुकान लेके बैठ गए आप यार कुछ भी लगा के। तो वो भी फेल हो गया। तो ये जो फूड इंडस्ट्री है भाई, बड़ी खतरनाक इंडस्ट्री है। कहते हैं कि हमारे तो कुछ दोस्त कहते हैं कि किसी दुश्मनी निकालनी हो तो उसे रेस्टोरेंट को दबा दो। तो ये ऐसा बिजनेस है कि जिसमें जब तक आप, वही लोग ज्यादा करके कामयाब होते हैं जो समझते हैं इसको डीपली, खुद शेफ हैं, या आपने शुरू में स्ट्रगल करके सीख के स्टैंडर्डाइज कर दिया, समथिंग लाइक मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज की तरह आपने सारे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि आप ना शेफ पे डिपेंडेंट हो ना आप स्टाफ पे डिपेंडेंट हो। वो चल रहा है, एक सिस्टम से चीज चल रही है, इट इज लाइक ए फैक्ट्री, असेंबली लाइन पे चीजें चल रही है। वो तो कामयाब हो जाते हैं। बाकी अगर ओनर रन रेस्टोरेंट्स हैं तो भाई उसको तो खुद आना चाहिए कि मैं खुद कैसे बना के खिला सकता हूँ। और बहुत से लोग ये सोच के घुस जाते हैं जी मुझे तो बिरयानी अच्छी आती बनाने, रेस्टोरेंट खोल लो। लोग ऐसी सलाह देते हैं यार तेरे को बड़ा कुकिंग का शौक है, तो ये बढ़िया बनाता, तू रेस्टोरेंट खोलने बड़ा चलेगा तेरा। भाई रेस्टोरेंट खाली खाना बनाना नहीं है, रेस्टोरेंट में आपको शेफ को हैंडल करना है, ग्राहक को हैंडल करना है। तू मिर्ची खाता है, मैं सादा खाता हूँ, तेरे को मिर्ची वाला नहीं मिला तू नाराज, मेरे को मिर्ची वाला मिल गया मैं नाराज। रेस्टोरेंट एक ही है, तो उसको कैसे मेंटेन करना, फिर पुलिस वालों को कैसे देखना, गुंडों को कैसे देखना, हर तरह के ग्राहक आ रहे हैं, मार्केटिंग उसकी कैसे देखनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना। इट्स नॉट वन थिंग यार, बिजनेस तो पूरा बिजनेस ही है, उसको समझना पड़ता है तब चलता है। सर एक चीज मैं यहाँ पे पूछूंगा, आपने शेयर भी किया, जैसे जब हम फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो फ्रेंचाइजी के केस में हमें कंपैरेटिवली कई बार आसान लगता है कि हमें एक रेडीमेड सेटअप मिल जाता है, ब्रांड मिल जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग ये पैरेलली ये भी बिलीव करते हैं कि मैं अपना ब्रांड खुद ही बनाऊंगा और वहां से शुरुआत करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि विच इज मोर सेफर एंड प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग द बिजनेस? इंडिविजुअल चॉइस है। अच्छा, हमारे एक मित्र 5 फ्रेंचाइज चला रहे, हर साल एक खोलते हैं। मॉडल ये है कि मैं हर साल एक फ्रेंचाइज खोलूंगा, ट्रेन करके मैनेजर रखूंगा, स्टाफ रखूंगा, फिर अगले पे जाऊंगा, फिर अगले पे जाऊंगा, और उसमें से उसको एक्स अमाउंट हर महीने हर फ्रेंचाइज देती है। तो उसका मॉडल ही यही है। वो कहता है मुझे झंझट नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, चला चलाया धंधा चल रहा है, अच्छी रिसर्च करके लेता है, नेवर लॉस मनी इन एनी ऑफ द फ्रेंचाइजेस। ओके। बाकी माइंडसेट ये है कि अगर मुझे खुद का ब्रांड बना के, तो वो बिलियनियर माइंडसेट है। देन यू आर लुकिंग एट बिलियंस, देन यू आर नॉट लुकिंग एट कि मुझे यार साल का 20-50 लाख कमाना है, मैं उसमें खुश हूँ।
तो आप एक ब्रांड बना रहे हो, एक मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन की कंपनी बना रहे हो, बिलियन डॉलर रेवेन्यू बना रहे हो, नेशनल और ग्लोबल सोच रहे हो, तो फ्रेंचाइज इधर वे टू गो। ओके। एक यहाँ पर सर एक और पॉइंट आता है, आपने पहले भी शेयर किया अभी। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने भी शेयर किया कि जब आप फाइनेंस वाला वो जो कोर्स कर रहे थे, तो यू गॉट अ पार्टनर टू वर्क फॉर यू। आज के टाइम में मुझे व्हेन आई मीट पीपल, आई स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज आल्सो। पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल पार्टनरिंग और दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कोलैबोरेटिंग। ठीक है, हालांकि आज का जो दौर है वो कोलैबोरेशन का दौर है। ठीक है, तो डू यू सी कि having right people, right partner, not just team, but right partner can really boost up things in business? मैं एक बढ़िया अपना ओरिजिनल कोट बताऊंगा, व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट बिजनेस, व्हेन इट्स बिजनेस मेक इट स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, दो पार्ट में है ये। व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट बिजनेस, स्ट्रिक्टली बिजनेस, एंड व्हेन इट्स बिजनेस मेक इट फ्रेंडशिप। सेकेंड पार्ट को मैं आगे एक बुक से भी रिलेट करूंगा, बट फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हो, मेक इट स्ट्रिक्टली बिजनेस। अच्छे लॉयर से पूरा वाटर टाइट एग्रीमेंट लिखा लेना कि क्या होगा, ये 2 पैग लगाते हो भाई, तू मेरा प्यारा दोस्त, चलो कल से धंधा करते हो, वो नहीं कर लेना। वो पार्टनरशिप टूटेगी टूटेगी। फिर तुम आप अपने बच्चों को कह के जाओगे पार्टनरशिप नहीं चलती भाई, कभी मत करना। मेरे डैडी ने भी कहा था, मम्मी ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ पार्टनरशिप नहीं चलती, इसलिए ना करना। तो वो आप बातें करोगे वैसे वाली। अदरवाइज दुनिया की बहुत सक्सेसफुल पार्टनरशिप हम सब जानते हैं। इन्फोसिस कितने पार्टनर, स्टीव जॉब हैड ए पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स हैड ए पार्टनर, वॉरेन बफेट हैड ए पार्टनर। तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस, पार्टनरशिप इज ए ब्लेसिंग। क्या आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा। स्टार्टअप के केस में सब में फाउंडर्स हैं, मतलब फंडिंग ही नहीं मिलती अगर आप अकेले कर रहे हो तो ज्यादातर लोगों के फाउंडर है कि एक फाउंडर तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहा है। मैं आजकल ये देख रहा हूँ, एक फाउंडर का काम ही है पिच बनाते रहो, डेक देते रहो, इन्वेस्टर से मिलते रहो, मेंटेन द रिलेशनशिप। बोर्ड रूम में 8-8 इन्वेस्टर बैठे हैं, सबका अलग अलग फंडा है, उनको संभालना। दूसरा पार्टनर ऑपरेशन संभाल रहा है, सब बैठ के देख रहा है। 2 या 3 फाउंडर्स रहते हैं, उससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, नहीं तो अदरवाइज इट्स ए वेरी लोनली जर्नी। एक बढ़िया एग्रीमेंट बना लो, उसमें सब लिख लो यार, कौन क्या करेगा, आपका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है। ब्रेकअप होगा तो साला किस टर्म पे होगा, कौन कंपनी रखेगा, कौन पैसा ले जाएगा। डेथ होएगी तो कौन क्या करेगा, उसकी फैमिली को शेयर कैसे मिलेंगे। राइट डाउन एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जो हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। दूसरी चीज, एक सक्सेसफुल पार्टनर ट्रांसपेरेंसी। इट इज लाइक ए मैरिज, कोई फर्क नहीं है। मैरिज में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी नहीं चलेगी, पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं चलेगी। तीसरी चीज है, जो भी झगड़े हैं वो घर जाने, चाहे सिर फोड़ो, जूते मारो, बोर्ड रूम में अपने खत्म करके घर जाओ। जैसे कहते हैं ना कि मियाँ बीवी को झगड़े सोने से पहले निपटा देना, ये शादी चलानी। अगर झगड़ा लेके सोए तो शादी दिक्कत में आएगी। तो ये पार्टनरशिप भी सेम टाइम निपटा के, बातें करके, क्लियर करके जाओ, वो बड़ी लंबी चलती है, सालों साल, 50-50 साल चली है। जैसे शादियां चलती है ऐसे पार्टनरशिप भी चलती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पार्टनरशिप नहीं चलती। हमारे खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं, आसपास वाले कहते रहे, पार्टनरशिप मत करियो भाई, पार्टनरशिप नहीं चला है। पार्टनरशिप चलती है, बढ़िया चलती है, चलानी चाहिए। तो इस जो ये सेकंड फंडामेंटल था कि बिजनेस को फ्रेंडशिप बना दो। और यहाँ पर एक बढ़िया किताब है, ये मैं फॉलो तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से। किताब मैंने अब पढ़ी, वो किताब है नेवर ईट अलोन, कीथ फराजी की किताब है। वो बिजनेस की इससे बढ़िया नेटवर्किंग के ऊपर किताब नहीं बनी है, जरूर पढ़नी चाहिए हर एक को। तो मैं एक न्यू कस्टमर होता था मेरा अमेरिका में 90s में, उसने बोला सुरेश, ऐसे ही बोलते हैं अमेरिकन, सुरेश ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर्स। उसका नाम था जेसन। अगर जेसन व्हाट डज दिस मीन, कहता तेरे पास पूरे दुनिया से ग्राहक आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से। आफ्टर वर्क टेक देम फॉर डिनर। यू नो, डील्स ओवर मील्स कहा जाता है। तो जब वहां जो डील होती है, जो बॉन्डिंग बनती है, वो नेक्स्ट लेवल बनती है। तो जब तुम उन्हें ले जाओगे, तुम यहाँ अमेरिका होगे, वो तुम्हें ले जाएंगे। और हुआ ऐसा, जब हमने ये प्रैक्टिस शुरू की तो जिन बड़े बड़े कस्टमर से लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, वो ऐसे खुल गए, ऐसे दोस्त बन गए कि हमें अपने घर बुला के हमारे लिए बारबेक्यू कर रहे हैं, तिरामासू बना रहे हैं। वहाँ के लोग हैरान होते, लोकल जो हमारे दूसरे होलसेलर कस्टमर होते थे, वो जो रिटेलर्स के हम GMM या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के घर जाते थे, तो उसके घर जाता है साहब, फोन नहीं उठाता, 1-1 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो बिकॉज खाने का साथ भी फायदा है। तो नेवर ईट अलोन,
ब्रेकफास्ट लंच डिनर कोई ना कोई क्लाइंट के साथ करो, B2B में, B2C नहीं, बट B2B में व्हेन यू डू दैट आपकी गलतियां माफ हो जाती हैं, कंपटीटर के पास जाना छोड़ देता है, प्राइस साइड हो जाती है, भाई तेरे से ही काम करना है। हमारे ग्राहक ऐसे थे कि हम लोग लेडीज गारमेंट बनाते थे, तो हमें मेंस के ऑर्डर दे दिए जी आप ये मेंस ट्राउजर्स बनाओ। मैं कहा मुझे अक्ल नहीं है बनाने, ये फैक्ट्री का एड्रेस है, बांग्लादेश जाओ, हमारा नाम लेना, वहां बनवा लो। मतलब ऐसे भी ऑर्डर आ जाते थे कि हमें तुम पे भरोसा है यार, तुम कहीं से भी बनवा लो, वी वांट टू डू दिस बिजनेस विद यू। सो नेवर ईट अलोन, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी न किसी क्लाइंट के साथ जरूर करो, और वो जो उससे रिश्ता बनेगा, क्लाइंट कितना बड़ा क्लाइंट आपके लिए हो सकता है, सब कुछ चीजें साइड हो जाएंगी, बिकॉज पीपल लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल दे लाइक। करेक्ट, वेरी राइट, मतलब पीपल लाइक टू डू द बिजनेस दे लाइक। Yeah. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग सर। तो सर जब अब जैसे आप यू टीच लॉट ऑफ पीपल बिजनेस गाइडेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, आप लीडरशिप मेंटरिंग भी करते हैं। अब जब हम आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, थ्रू आउट तजुर्बा है, तो ये जो तजुर्बा आपने जो क्रिएट किया है, आपका जो लर्निंग कर्व है आपका खुद का, वो कैसे मेंटेन रहता है, और आप क्या टूल्स हैं आपके खुद को सीखने के, सिखाने के? भाई ऐसा लग रहा है जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर मेरे को 6-8 घंटे सोने के नहीं होते ना, तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता। मैं सैर करते हुए भी आपके चैनल पे सुनता हूँ चीजें, वहां से नॉलेज लेता हूँ कि वो भी टाइम फालतू नहीं जाए। मेरी गाड़ी में, मेरे बाथरूम में, मेरे फोन में, मेरे हर जगह किताबों का संसार है। तो मेरी एजुकेशन बहुत ऑर्डिनरी हुई, पेड़ों के नीचे हुई, हिंदी मीडियम हुई, तो जिंदगी में जो कुछ सीखा, तरक्की की या कर रहा हूँ या सिखा पा रहा हूँ। आज मेरे 80-82 साल के डॉक्टर हैं, इंडिया के बड़े बड़े स्टूडेंट, IIT IIM के लोग मेरे स्टूडेंट, और मैं BCom पास थर्ड क्लास में। तो जो सीखा तजुर्बे से और किताबों से सीखा। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी किताबें हैं सर जो आप सजेस्ट करते हो? एक तो मैंने बताया आउटलायर्स और टिपिंग पॉइंट, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ओके, इट गिव्स यू अ विजन कि आप कुछ बड़ा सोचिए। नेवर ईट अलोन, कीथ फराजी की किताब। और जब जितनी मैं डार्केस्ट डे में फेल हुआ था बहुत बुरी तरह, वो भी एक स्टोरी है, बैंकरप्सी हो गई थी ऑलमोस्ट, सब कुछ बिक गया था, बंगले गाड़ियां जो बनाए थे यंग एज में। तो टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। उन दिनों तो यूट्यूब था नहीं जब हम फेल हुए थे। 2001 में यूट्यूब शायद 2005-06 में आया है, तो और कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, किताबें ही थी। तो उस किताब को मैंने 50 बार पढ़ लिया भैया। इतनी स्टोरीज, जब मन दुखी होता था, परेशान कि यार अब अंधेरा आ गया, वापस जाऊं, नौकरी कर लूं, क्या करूं, तो वो किताब पढ़ के फिर जोश आ जाता था। तो उससे बहुत मैंने मोटिवेशन ली। तो ये जो कुछ किताबें हैं, लाइक हमेशा ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, जिनसे आप हमेशा सीखते रहते हो। आई एम ऑल्सो, जैसे आपको पता ही है, आई एम ऑल्सो रीडर, मतलब मैं हर दिन के 3 से 4 घंटे निकालता हूँ सिर्फ किताबों को पढ़ने के लिए, ताकि मैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीखता रहूँ। बिकॉज जब हम बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारा खुद का घड़ा भी खाली होता है। तो उसको बार बार भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं एक बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, मैं कहना चाहूंगा कि 5% वी नो, हमें जो पता है वो 5% है। जो हमें पता है कि हमें नहीं पता, वो 15% है। हमें पता है, हमें नहीं पता है। हमें पता है बट हमें नहीं पता है। ओके, हमें ये पता है कि हमें नहीं पता है। वाह, 15% है। लेकिन जो हमें भी नहीं पता है कि हमें क्या नहीं पता है, वो 80% है। तो देयर इज सो मच टू लर्न। जिंदगी कम पड़ जाती है यार, इतना कुछ सीखना पड़ता है। वाह, दिस इज सो गुड। आई थिंक आई हैव रेड दिस इन अ बुक। ये कहीं तो मैंने किसी किताब में पढ़ा था, यानी कि 80% ऐसा है जो हमें नहीं पता है, और हमें पता भी नहीं है कि ये हमें नहीं पता है। वाह, या दैट टोटली अननोन। माय गॉड, अननोन वर्ल्ड है वो। ओह वाओ। मुझे लगता है आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोर होती है जब हम किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा था, इट्स नॉट माय ओरिजिनल को, किसी किताब में ही पढ़ा था, तो दिमाग में बैठ गया। इसकी वजह से लर्निंग पे टाइम लगाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लोगों से सीखते हैं, आपसे सीखते हैं। मेरे यंग बहुत से लोग हैं, दुर्वेश भाई हैं हमारे, आप जिन्होंने मिलवाया आपसे, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। कि उस कंपनी में रहता हूँ, मैं भी यंग रहता हूँ। तो लर्निंग इज एवरीवेयर। करेक्ट सर, आई एग्री सर। सर मुझे एक चीज बताइए कि एक स्टूडेंट आज लेट्स से ग्रेजुएशन में एंटर करता है या स्कूल पास करता है, लेकिन उसके माइंड में एक थॉट है कि मुझे खुद का कुछ लाइफ में बिल्ड करना है। आई वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जब हम स्पेशली
आज के दौर में जब हम बहुत सारे लोग स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप आइडियाज के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, तो लोगों के माइंड में ना मुझे लगता है ये बहुत अर्ली आने लगा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है या तो 10th 12th स्टैंडर्ड में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है, उसको अपना रोड मैप खुद कैसे बनाना चाहिए कि उसको प्राइमरली किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, सीखने में हो, एक्सपीरियंस करने में हो, जानने में हो, ताकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस फ्यूचर में जाके क्रिएट कर सके। पहले तो मैं कहूँगा माँ बाप को सीडिंग कर देनी चाहिए बच्चा। अच्छा, ओके। जो प्रोफेशनल है वो तो बच्चों का आईएएस वांट कि मेरे बच्चे आईएएस बने, डॉक्टर चाहे, लेकिन अगर आपकी नौकरी है और ऑर्डनरी नौकरी है, वो वाली नौकरी नहीं है, बड़ी वाली आईएएस या आईपीएस या बड़ी सीईओ लेवल की आपकी करोड़ों की सैलरी है, यार 20-30 लाख रुपीज जॉब, तो सीडिंग बच्चों में कर दो अभी से कि यार एंटरप्रेन्योर बनना, मैं बैठा हूँ। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पीछे सपोर्ट तो चाहिए ना। करेक्ट। फैमिली हो गई, शादी हो गई तो उसकी जिंदगी गई, फिर वो नहीं बना सकता, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, देन फिर खतरे बढ़ जाते हैं उसके काफी। तो जब तक पीछे पिताजी बैठे घर संभाले, बेटा रोटी की चिंता नहीं है तो जा कर, तो उसको कर लेना चाहिए। अब करने का मेथड क्या है, उसके लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल भी हैं। जिस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो, मैं तो कहता हूँ 4 चीज़ें चाहिए। जहाँ पे आपका दिल, दिमाग और स्किल मीट्स द डिमांड ऑफ द मार्केट प्लेस, डू दैट बिजनेस। दिल, दिमाग एंड स्किल मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट। ओके, तो आपका पैशन कहाँ है, आपका दिल कहाँ है, एम्पैथी कहाँ है, वो सारी करके और उस इंडस्ट्री में 2-3 साल जॉब कर लो। अगला पैसे भी देगा, सिखाएगा भी, तो अपना काम कर लेना, तो मार नहीं खानी पड़ेगी एक दिन भी। और पैसा नहीं भी है तो पैसा लगाने वाले मिल जाएंगे। अगर अच्छा आइडिया है आपके अंदर तो। नहीं, आपको 3-4 साल का तजुर्बा हो गया, अब अच्छा। तो कोई ना कोई बैठा है कि भाई ठीक है यार, तेरे पास ये आइडिया है, तेरे पास लाइन है, तेरे को एक्सपर्टीज है, पैसे मैं लगा देता हूँ, चलो। बट हाउ इजी इज दिस टू गेट फंडेड? कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके। मेरे मेंटीज को, जो लोग, मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स को तो एक अलग इकोसिस्टम है, उनको अपनी प्रेजेंटेशन, अपने रिजेक्शंस, प्लस उनका नेटवर्क काम आता है। आईआईटीएंस का एक बड़ा नेटवर्क है, दे नो ईच अदर, तो आप और हमसे उनकी थोड़ी जर्नी आसान होती फंड लेना, विद द लिटिल डिफिकल्टीज, रिजेक्शन उसके साथ। लेकिन अगर एक आम आदमी की बात करूं जो एमएसएमई जो उधर से आता है, वहां पर उसको ये फंडिंग नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ये इस तरह का मॉडल कि जिसमें आप कहीं पे हुनर हासिल कर लो और अपने नेटवर्क से कोई पार्टनर लगवा दो, मिल जाता है। बहुतों को दिलाया मैंने। अमेजिंग सर। तो बहुत सारे लोग ना, जब बाहर की फंडिंग के बारे में बात होती है तो थोड़े, अगेन कोलैबोरेशन वाली बात होती है ना, तो थोड़े इनसिक्योर होते हैं कि तो बेसिकली हाउ दिस पार्टनरशिप वर्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बिजनेस आइडिया, और मेरे पास अच्छा बिजनेस आइडिया जहां पर मैं एक लेट्स से साल के 10 करोड़ रुपए जनरेट कर सकता हूँ। नॉलेज भी है उसकी, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस, तजुर्बा भी है। तजुर्बा भी है। 10 करोड़ रुपए मैं साल के जनरेट कर सकता हूँ। तो कितना आसान है, कोई भी इंसान मेरे साथ कितने फंडिंग देने के लिए तैयार हो सकता है? पैसा कितना चाहिए? अब मान लेते हैं इसको बड़ा करना है, सिर्फ ये आइडिया है सिर्फ। नहीं, स्टार्टिंग के लिए कितना चाहिए? देखो, बड़ा तो एक दिन में नहीं होगा, स्टेज वाइज। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ थोड़ा बड़ा अमाउंट कह रहे हैं। अच्छा, ओके। लेकिन जो एमएसएमई हैं जिनको 20-50 लाख 1 करोड़ तक चाहिए, और बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हो, आपके पास हुनर है, जॉब करे जा रहे हो, तो आप एक 1 पेज बिजनेस प्लान बनाइए, 1 पेज। ठीक है यार, ये मेरा आइडिया है, ये बिजनेस 10 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच सकता है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए अभी इसको लगाने के लिए, ये पैसा सेफ है, यू एड्रेस दैट। कि इन्वेस्टर का कंसर्न होगा, आप मेरे पास आए जी, हाँ जी आपके पास 1 करोड़ रुपया लगा दो इस बिजनेस में, आपको इतना पैसा कमाई होगी, तो दिखा प्लान। तो पहला सवाल होगा सेफ्टी है भाई, तो अभी मैं इस लाइन में नौकरी कर रहा हूँ, ऑलरेडी इस कंपनी को इतना कमा के दे चुका हूँ, ये प्रूफ है, ये कंपनी 2 करोड़ की थी, आज 200 करोड़ कर रही है, और आई एम ए की प्लेयर इन दैट। तो उसमें आपकी एक रेपुटेशन भी बन जाती है, बिकॉज यू आर डूइंग वेल एट दैट टाइम। बट आपके पास अभी 1 करोड़ रुपया नहीं है लगाने को। तो पहला बात, पैसा सेफ है, पे बैक पीरियड क्या है उसको एड्रेस कर दो। तीसरा, उसको कमाई क्या होगी इसमें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वो 1 करोड़ लगा के कहाँ तक स्केल होएगा, कितना कमाएगा। 3 चीजें अच्छी तरह एड्रेस कर दो, आपको पता नहीं है कि आपके बगल में जो बैठा वही पैसा लगा देगा। एक हमारे मेंटी थे, ऐसे ही डॉक्टर थे, तो वो 300 रुपए की प्रैक्टिस करते थे 120 स्क्वायर फीट के क्लिनिक से।
50,000 कमाते थे। मैंने कहा 50,000 ही कमाते हो यार, MD आयुर्वेदा हो तुम? बोले कहीं नौकरी भी करता हूँ, सुबह जाके वहाँ OPD देखता हूँ, 50 वहाँ से आता है। मैं कहा तब भी 1 लाख रुपया घर का किराया, क्लिनिक का किराया, रिसेप्शनिस्ट, बहुत पैसा नहीं करता, चल रहा है गुजारा। तो मैं कहा अपना क्यों नहीं करते कुछ बड़ा, इस पे क्या कर सकते? बोले पंचकर्मा वगैरह होता है जी, उसमें 15-20 हज़ार फीस मिल जाती है, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, में कितना पैसा चाहिए? बोले 30 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैं 1 पेज बिजनेस प्लान बनाया कि पैसा सेफ है। हाँ जी, मैं MD आयुर्वेदा हूँ, पंचकर्मा के क्लाइंट रोज वापस जाते हैं मेरे। दूसरी चीज, पे बैक पीरियड 2 साल में निकल आएगा। तीसरी चीज, इतना कमाओगे 30 लाख लगा के। अब पहला इन्वेस्टर उससे 10 फीट दूर था, उसी का केमिस्ट, ये दवाई लिखता था, ये अपर ग्राउंड पे और केमिस्ट अपर बेसमेंट। उसे कहा मैं लगाता हूँ डॉक्टर साहब, बताओ, सड़क के पार जगह ले ली 30 लाख लगा के, पहला क्लिनिक। दूसरा क्लिनिक जहाँ OPD करता था, उसके ओनर ने कहा डॉक्टर साहब मैं लगाता हूँ, ग्रेटर कैलाश पे खोल लो। तीसरा, फरीदाबाद में एक 20 बेड का आयुर्वेदा पहला हॉस्पिटल, वहाँ पूरा हॉस्पिटल बन गया। आज वही डॉक्टर साहब 120 फुट से उठ के, उससे 3 गुना उनके हर क्लिनिक में ऑफिस है, अच्छे खासे सोशल मीडिया प्रेजेंस है, टेड टॉक कर रहे हैं, किताबें लिख दी हैं। तो एवरीथिंग चेंज विद दैट। तो पैसा बहुत आसान है मिलना। पहली बात, आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। दूसरा, आपको उस लाइन की मास्टरी है, सिर्फ पैसे की कमी है, बस पैसा मिल जाएगा। तो सर इसमें जब जो इन्वेस्टर होता है उसका खुद का कितना इंटरेस्ट होता है? मतलब क्या वो सिर्फ अपने पैसे पर प्रॉफिट देखते हैं, या वो शेयर देखते हैं, या क्या 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 ऑफर? दोनों ही रहता है। अच्छा, ओके। तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पैसे प्रॉफिट में तो है ही है, प्राइमरली इसीलिए आता है। ठीक है। दूसरा, अगर उसको धंधे में भी इंटरेस्ट है, अब जैसे रेस्टोरेंट का बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, यार वहाँ गए, कैश का धंधा, भीड़ लगी हुई थी, वो पूछते भी लग जाते भाई कितना कमाता होगा ये, आइडिया लगाते हैं तो रोज के 5 लाख रुपए कैश घर के लेके जा रहा है। तो इंटरेस्ट भी होता है कि यार, और उसका एक्सपर्ट कोई मिल जाए साथ में, तो सोने पे सुहागा है। तो दोनों चीजें काम करती है। तो ये जब एक इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए डालता है, कुछ एक्स अमाउंट डालता है, तो एनुअली उसको कितना प्रॉफिट चाहिए होता है उससे अप्रोक्सीमेटली, जो हिल बी वेरी हैप्पी? मोर देन बैंक FD, उसका पैसा बैंक में बेकार पड़ा है। अच्छा, तो उसको अगर ज्यादा पैसा बना के दे रहे हो, 10-12% इज अ डिसेंट हैप्पी अमाउंट, और या ये कम है? वो डिपेंड करता है उसके एपेटाइट क्या है, कितना वो देख रहा है। हर एक का अपना अपना सब्जेक्टिव है कि उसको कितनी रिटर्न चाहिए। अगर उसको 2 साल में उसका पैसा वापस मिल जाता है, और उसके बाद 1 करोड़ के ऊपर उसको 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए साल की आमदनी दिख रही है, तो कुछ ही पैसा लगाएगा यार। क्योंकि कई बार लोग इसलिए भी इनसिक्योर होते हैं कि यार ये क्या क्या पोर्शन दे कुड आस्क फॉर, हाँ, लोग क्या मांग सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताऊंगा कि नॉट दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप, बट एक इन्वेस्टर स्टोरी है मेरी फेवरेट। कि जोमेटो जब शुरू हुआ था, तो संजीव बिखचंदानी, इन्फो एज वाले जो हैं, उन्होंने 30% स्टेक लिया था, सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख में। आज उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ है। तो सम टाइम यू हिट द गोल्ड माइन लाइक दिस। वही संजीव बिखचंदानी ने स्नैपडील पे 30 करोड़ पर राइट ऑफ भी कर दिए थे। ये बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा जीरो कर। तो दे टेक द रिस्क, बट इस तरह के कुछ इन्वेस्टमेंट इनके बढ़िया निकल जाते हैं, पेज फॉर एवरीथिंग। सर एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि आप जो आज के टाइम में सोशल मीडिया है या इंटरनेट एरा है, इसका इफेक्टिव यूज किसी भी बिजनेस की सक्सेस पर कितना ज्यादा डिपेंड करता है? एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर का मैंने कोट पढ़ा था कभी, कोट क्या, उसका डायलॉग ही सुना था, गैरी वेनरचक। हाँ, उसे बोला था, अगर इफ यू आर नॉट डिजिटली प्रेजेंट, यू डोंट एग्जिस्ट। और तब मैं नहीं था प्रेजेंट इतना, तो इतना जोर का हिट किया कि उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया हो कभी मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ की फोटोज दिन भर के जो भी क्या है वो सब लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाएगा, ट्विटर पे, हर जगह। तो इफ यू आर नॉट प्रेजेंट डिजिटली, यू डोंट एग्जिस्ट। तो पहला चीज है कि आपको डिजिटली, बिकॉज आप हर कोई सर्च करेगा यार। आप किसी से बिजनेस करने जा रहे हो, आपके गूगल रिव्यू देखेगा, आपका लिंक्डइन देखेगा, आपकी सब जगह प्रेजेंस देखेगा। तो अगर आप हो ही नहीं, तो आप हो ही नहीं कोई। और अगर नेगेटिव हो तो आपसे धंधा नहीं होगा। तो यू हैव टू मेंटेन दैट आल्सो कि आप पॉजिटिव हो और आपकी एक अच्छी पहचान वहाँ निकल के आ रही है। तो इट हेल्प्स ट्रेमेंडसली। आपकी लीड कॉस्ट कम हो जाती है, ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और हम आज अब यहाँ क्यों बैठे हैं? बिकॉज आप भी इन्फ्लुएंसर हो, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, हम यहाँ बैठे। नहीं होते तो नहीं बैठते ना, कि भाई इफ आई डिडंट एग्जिस्ट, मैं कोई नहीं होता तो मुझे आप क्यों बुलाते हैं? बिल्कुल सर, एग्री। और आज के टाइम में सर जब 2 चीजें हैं, जैसे एक तो होता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम
खुद प्रेजेंस हमारी होती है तो उसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्फ्लुएंस पर भी और कॉस्टिंग बाकी सब चीजों पर भी। हाँ। कि कितने लोग हम तक रीच कर पाएंगे, फाइनेंशियली ऑल्सो उसी के अकॉर्डिंग बेनिफिट करता है। लेकिन कुछ बिजनेस ना फेसलेस चलने की कोशिश करते हैं, एंड देयर आर सम पीपल हु रन्स विद a face but not so popular also. But what do you think, which is better, कि every business should have a face or should not have a face? इस बात का कनेक्शन है पर्सनल ब्रांड से। हाँ, करेक्ट, राइट। और ये जो है ना पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से निकल के आया है सब्जेक्ट, जिसको लोगों ने इम्पोर्टेंस दी कि पहले जमाने में बिजनेसेस नाम से होते थे। हाँ, है ना, अगर बाहर की बात करें RH मेसी, हाँ, JC पेनी वाज ए पर्सन, फोर्ड मोटर्स वाज ए पर्सन, हेनरी फोर्ड, टाटा, बिरला कॉर्पोरेशन। फिर धीरे धीरे कहीं ये डाइल्यूट हो गया, वो कंपनी के नाम फैंसी नामों से चलने लग गया, फेस बाहर हो गया। फिर इधर कुछ सालों में पर्सनल ब्रांडिंग का अगर सबसे बड़ा एग्जांपल आज के युग में है तो इलॉन मस्क। 3 से ज्यादा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी उसने इससे पिछले 10 साल में खड़ी की है। तो जब से आफ्टर दैट पेपाल बेचने के बाद ये सज्जन जो आए हैं, तो बगैर एक गाड़ी बनाए हुए बिलियंस ऑफ डॉलर रेज हो गए। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई नॉट द डिमांड, कि ये बिकेगी नहीं उसकी टेंशन ही नहीं है, बिकी हुई है, सप्लाई कैसे करो। कितने बड़े बड़े काम उन्होंने कर लिए। तो फर्स्ट इलॉन मस्क, देन टेस्ला, स्पेसएक्स, जो भी उनके आ रहे। आज आपने टोनी रॉबिन्स का नाम सुना होगा, हम सब जानते हैं कितने बड़े लेजेंड है वो, लेकिन उसकी कंपनी का नाम किसी को नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम। नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं, सच में नहीं मालूम। 50 से ज्यादा कंपनी है उनकी और उनमें कई बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, लेकिन बिकॉज ही इज द ब्रांड, जिस पे हाथ रख दिया कंपनी चल जाती है। इफ यू आर ए ब्रांड देन एवरीथिंग वर्क्स। आपको फंडिंग चाहिए, आपको ग्राहक चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, एवरीबॉडी फॉलोज यू, एवरीबॉडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद यू एंड शेक हैंड्स विद यू। तो एक सही पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए कोई कुछ टिप्स हैं सर? आउटलायर्स एंड टिपिंग पॉइंट। सबसे बढ़िया टाइम था 3 साल पहले, दूसरा बढ़िया टाइम है आज से शुरू हो जाओ। स्टार्ट नाउ, 3 साल लगेंगे बिल्ड करने में। एक अच्छा कंटिन्यूसली अपनी प्रेजेंस बनाओ सोशल मीडिया पे, एक अच्छा PR करो, जो मैंने अभी नाम लिया था ध्रुव सर का, अपने बच्चे हमारे हैं, इट्स लाइक माय ग्रैंडसन, मेरा सारा PR वो देखते हैं। तो PR प्रेजेंस, किताबें लिखो, अपने वीडियो बनाओ यूट्यूब चैनल पे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको। ओमनी प्रेजेंट पे, लिंक्डइन पे जाओ तो वहां पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, बहुत सारी रिकमेंडेशन हो। गूगल पे जाओ तो आपके 1000, 2000, 5000, 10,000 रिव्यूज होने चाहिए पॉजिटिव। सर्च में जाओ तो देखेंगे आपने 10-12 किताबें लिख दी हैं या एक ही किताब लिख दी है, वो अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, फिर कहाँ धंधे की कमी? धंधा तो चल के आएगा। क्योंकि आई थिंक मुझे भी लगता है कि आई थिंक अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और आपने एक सही इमेज क्रिएट की हुई है तो फिर यू डोंट नीड टू सेल एनीथिंग काइंड ऑफ। वो अब यू विल फाइंड पीपल, राइट पीपल, दे विल फाइंड यू। मतलब बोल के आते हैं यार, बोल के मेरे हाई वैल्यू लीड्स आज भी ऑर्गेनिक आती हैं। बल्क के लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, लेकिन हाई वैल्यू लीड्स जितनी भी हैं जो इनकी डीलें करोड़ों की होती हैं, वो सब ऑर्गेनिक आती हैं, लिंक्डइन से आती हैं, मेल में आती हैं, वेबसाइट पर आती हैं, बिकॉज ऑफ द ब्रांड। और वो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड होता है। मेन बात यह है कि अभी मुझे पिछले दिनों एक कंपनी आई मेरे पास, फोन आता है कि सर हमें IPO करना, पर हमने किसी मैंडेट साइन कर दिया। मैं IPO में हेल्प करता हूँ, SME IPO में। तो मैंने कहा मैंडेट साइन कर दे तो क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो यार? नहीं सर, आपसे एक बार एडवाइस जरूर लेनी है। तो मैं कहा आ जाओ, मेरी इतनी फीस है। बोले मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने बैठे बैठे फोन पे बात करते हुए फीस ट्रांसफर कर दी 1 कंसल्टेशन की, और वो काम मेरे पास आ गया। किसी और को दिया हुआ, क्योंकि उस पर कमियां थी काफी सारी, वो गलत हाथों में थे, उनको गाइड किया। लेकिन ऐसा काम आता है कि किसी और का बना हुआ काम इधर आ जाता है कि नहीं, आप पे ज्यादा ट्रस्ट है, आपसे करेंगे। और वो उनके डैडी ने बोला कि इन सर से करो, इनको तजुर्बा है, इनके साथ रहोगे तो तुम कहीं परेशान नहीं हो। परेशान, करेक्ट। तो ऐसा जब हम IPOs की बात करते हैं तो ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है सर। तो ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है, ऑफ कोर्स बड़ी चीज़ है, बट क्या ये
किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है? किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एसएमईज के लिए अभी एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 12-13 साल हो गए एसएमई से। मेरा आईपीओ आया था 95 में, जब मैं 38 साल की उम्र में था। तो तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था नहीं, और वो एक एसएमई एक्सचेंज ही था। हमारा 1.25 करोड़ का आईपीओ आया था, धीरू भाई अंबानी का 2 करोड़ 38 लाख का आया था, रिलायंस का, इन्फोसिस का 13 करोड़ का, छोटे छोटे आईपीओ आते थे। फिर धीरे धीरे करते करते वो बड़े होते गए, बड़ी बड़ी कंपनियां, पीएसयूज आ गए, बैंक्स आ गए, सब नहीं थे पहले। तो वो बड़ा एक्सचेंज बन गया, तो छोटे लोग की एंट्री बंद हो गई, क्योंकि नॉर्म्स सख्त होते चले गए, स्कैम भी हुए बड़े सारे। तब छोटी कंपनियों क्या हो, तो 12-14 साल पहले एसएमई एक्सचेंज खुले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई। एसएमई तो समझते नहीं थे, हमें आईपीओ नहीं करना है, बड़े लोग की बात है, नॉलेज भी नहीं, फियर बहुत, कंप्लायंस बढ़ जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा, पागल हैं, टैक्स देंगे हम, इतना सारा सरकार को टैक्स भी नहीं देते। तो वो आ ही नहीं पा रहे थे। तो कोई 2-3 साल पहले जब थोड़ी सी हवा जगी कि इन्वेस्टर्स ने बहुत कमाया, एसएमई में पैसा डाला, क्योंकि कम वैल्यूएशन पे आता है बहुत, तो एकदम से पैसा 3 महीने में दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, साल में 4 गुना 10 गुना हो गया। तो एकदम से मार्केट में आग लग गई, बहुत सारे आईपीओ आने शुरू हो गए। तो 2 साल में जितने आईपीओ होते 10-12 साल में नहीं आए थे। तो ये बहुत ही आसान है अगर एसएमई समझे। सिर्फ 25 करोड़ की टर्नओवर, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, एक अच्छा आईपीओ लाने के लिए। आए तो छोटे भी हैं, 10-12 करोड़ वाले भी आए, पर वो चला गया टाइम अभी। अब के टाइम के बाद एक 20-25 करोड़ का टर्नओवर, एक अच्छा 4-5 करोड़ का पैट। एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी कम है इससे, बट एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और आपको अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो मैं बता रहा हूँ कि 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नहीं तो कन्वर्ट करा लो, एंड देन आपके पास अच्छा पैट हो और स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, कंप्लायंसेस पूरी हो, कोई डिफॉल्ट, कोई क्रिमिनल केस, ये वो नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर आईपीओ, एंड देन द जर्नी, एवरीथिंग चेंजेस। मैं लोगों का माइंडसेट बदलते देखा है। जो लोग आईपीओ में आ गए, सडनली उनकी सोच बड़ी हो जाती है, एक्सपेंशन तेजी से करने लगते हैं। एक 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे आई हुई कंपनी 2 साल में 500 करोड़ पहुंच जाती है। तो ये पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। अब कौन से बिजनेस, कौन से एसेट क्लास में 50 के 500 कर सकते हो? तो उनके मकान की वैल्यू तो देख के खुश है, प्रॉपर्टी की वैल्यू देख, भाई कंपनी की भी तो वैल्यू है। आपका मोस्ट प्रेशियस प्रोडक्ट है जो कंपनी, 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, आप देखो कि मेरी कंपनी की ये वैल्यू है, और खड़े हाथों बेच देना। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोलोगे कि मेरी लिस्टेड कंपनी है और आज स्टॉक एक्सचेंज में मेरी वैल्यू आज के शेयर प्राइस पे 500 करोड़ है, मुझे बेचनी है, चांसेस आर कि विद इन 24 आवर्स ही लाइन अप द कस्टमर्स फॉर यू, ये ले लो जी, कंपनी बेच दो। मैं तो बंद कंपनी थी, घाटे के बाद बिक गई थी, लिस्टेड कंपनी की वो है, लोगों को पता ही नहीं है वैल्यू है। तो दे शुड कंसीडर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक अच्छे मर्चेंट बैंकर हमारे जैसे साथ में और मेंटर मिल जाए तो आपकी तैयारी पूरी ठीक ठाक करा देते, पर आपका बिजनेस ठीक ठाक होना चाहिए, टैक्सेस पेड होने चाहिए। नहीं पे है तो अब से शुरू कर दो, अगले 2 साल में पे कर लो, बट करो ये वैल्यू को पहचानो। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे में बेचारा स्ट्रगल करते करते खुद मर जाता है, धंधा बंद हो जाता है, कोई लेगेसी नहीं बनती, बच्चे कहीं और नौकरियां करते हैं, अमेजोन गूगल की हो गए, तो आप तो स्ट्रगल ही करता रहता है, छोड़ो जी, वो आपके धंधे में आना नहीं चाहता है। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। अमेजिंग सर, आई थिंक गुड। ये तो मुझे लग रहा है कि एक बिजनेस मास्टर क्लास हो गई हमारी। कि मुझे लगता है सर ये छोटे छोटे सवाल ही होते हैं, मतलब बहुत सारे जो लोग, जैसे क्योंकि हमारी खुद की एक अच्छी कम्युनिटी है जो किताबें पढ़ते हैं, इसमें ना सब लोग अपने अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा ब्रॉडन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट सम एरियाज ऑफ लाइफ इज सो अनटच्ड। हाँ, ठीक है, मतलब वो अंदर से जील है कि बिजनेस क्रिएट करना है, बट उसका रोड मैप नहीं पता, या ये नहीं पता कि यार सिर्फ आइडिया से कैसे होगा, या पैसे भी हम किसी से उठा सकते हैं तो उसका रोड मैप क्या होगा। तो लोगों को इतना ज्यादा फेयर आइडिया है नहीं। हाँ, है ना, सही बात है, नहीं है, क्योंकि ये चीज तो पढ़ाई थोड़ी जाती कॉलेज। हाँ, ये हाँ बिल्कुल करेक्ट। यू कैन नॉट लर्न दिस बाय डूइंग MBA, राइट। ये तो हमारे जैसे तजुर्बे से ही पता लगेगा। करेक्ट। सर एक वक्त ऐसा आया 1995 में जब आपने आईपीओ रिलीज किया, कुछ सालों तक आपने बहुत ग्रो भी किया, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि हर दिन के लिए आपके पास एक अलग गाड़ी होती थी, करोड़ों रुपए का घर। लेकिन उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी जर्नी को रिस्टार्ट करना पड़ा? बहुत बड़ा फेलियर आया। सब चीजें जब अच्छी होती हैं तो चारों तरफ से अच्छी होती हैं,
और जब खराब होती हैं तो चारों तरफ से खराब भी होती हैं। वो हमारे साथ भी हुआ कि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा, सनशाइन इंडस्ट्री थी, 50 मुल्कों में ट्रैवल किया, यूरोप अमेरिका में ऑफिस खोला, जिनकी इंग्लिश से डर लगता था उनको नौकरी पे रखा, और राष्ट्रपति से अवार्ड भी लिया, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से विज्ञान भवन में। तो ये इतनी छोटी उम्र, 38 की उम्र थी, और सक्सेस 30 के बाद आनी शुरू हो गई थी ये सारी चीजें। तो ये जो 38 साल का रन था, उसने ऐसा लगा था मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। घमंड, एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई। तो एक तरफ तो ये हो रहा था, दूसरी तरफ ये था कि बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो रहा था। इंसेंटिव हट गए, गवर्नमेंट के इंसेंटिव थे शुरू में जब हमने किया 40% इंसेंटिव, तो मतलब 1 करोड़ की शिपमेंट में 1 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी टैक्स फ्री। हम तो सरकार के दामाद थे। तो इतने मार्जिन्स, और ये चलते जब टाइम बदला, मार्जिन्स खत्म हो गए, कंपटीशन आ गया, इंसेंटिव चला गया, वो रियलाइजेशन हुई नहीं। MIS होती नहीं थी, कंप्यूटर थे नहीं, तो हमें कोई रिपोर्ट मिलती नहीं थी। परिवार से हम मारवाड़ी तो थे नहीं कि हमारे यहाँ पड़ता सिस्टम और बही खाते ठीक रखो, वो सब पता ही नहीं था। जैसा CA साहब समझाते गए हम करते चले गए। तो इधर से एक तरफ घाटा हो रहा था, उधर से हम लोन ले रहे थे। बैंक्स और इजी टू गिव, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी तो भरोसा था, देते जा रहे। तो वी वर फंडिंग आवर लॉसेज विद द लोन्स। सो और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, और प्रॉफिट हो नहीं रहा है। और उसके बाद जब कहते हैं ना कि आखिरी लास्ट नेल इन द कफन, कि आप अंदर से खड्डा इतना बड़ा हो गया, ऊपर से 2 बड़े कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गए, तो 22 करोड़ का उस जमाने में नुकसान लगा। तो उसमें सब कुछ चला गया, फैक्ट्री भी चली गई, कंपनी भी बिक गई, बंगला भी बिक गया, गाड़ियां भी बिक गई, सड़क पे आ गया वापस। तो ये एक बड़ी रीजन रही। उससे सीखा कि क्या गलतियां नहीं करनी है। कि मैं आज समझता हूँ मेरे जैसा गिफ्टेड मेंटर इस दुनिया में नहीं है। मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, गिफ्टेड मेंटर, जिसने इतना बड़ा नुकसान झेला, उसको उस सिचुएशन से निकाल के वापस से अपने को स्टेबल करके और फिर से अपवर्ड जर्नी चालू करना। क्योंकि मैं कहता हूँ सेकंड इनिंग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट इनिंग, बिकॉज नाउ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम विजडम एंड तजुर्बा, जो मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं तो अब तो अपना है सब कुछ ठीक करता ही हूँ, लोगों को भी बचा लेता हूँ। तो वो बड़ा लोगों के काम आता है मेरे को, इस तरह की एडवाइस। छोटा सा उदाहरण, वन ऑफ माई मेंटी कॉल्ड मी फ्यू वीक्स अगो कि मेरा काम तो दुगना हो गया अब आपके साथ सीख के, तो मुझे एक 5 करोड़ का इजी लोन मिल रहा है, तो मैं एक और कंपनी चालू करना चाहता हूँ, दूसरा बिजनेस। मैं कहा वेरी गुड आइडिया, तू ये बता के तू कितने घंटे काम करता? बोलता 14 घंटे, सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, रात को 9 बजे जाता हूँ। तेरे धंधे में कितना स्कोप है? अभी तो 20 ही करोड़ पहुंचा है तू। बोला 500 करोड़ हो सकता है। मैं कहा ठीक है, तो अब जब तू 500 करोड़ कर लेगा और तेरे बगैर तेरा धंधा चल जाए, महीने में या 3 महीने में एक बार बोर्ड मीटिंग में जाए खाली, उस दिन बताना मैं दूसरा धंधा करना। अब तक आराम से काम करते रहो, नहीं तो साले सीधा शमशान जाएगा। तो वो थैंक यू करके शांत बैठ गया। तो मैं ऐसे नुकसानों से लोगों को बच रही थी, वो गलती कर लेता, अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं होता, डेफिनेटली मिस्टेक कर लेता। कि किसी ने उसको चला दिया था कि तेरे को यार 2 घंटे में लोन सैंक्शन कर देता हूँ, तेरा तो बढ़िया बैलेंस शीट है, तेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, इस पे ले और दूसरे धंधे में लगा दे, नया कुछ कर ले, रेस्टोरेंट खोल ले या कुछ कर ले। मैंने पूछा नहीं क्या धंधा है, मैं कहा भैया पहले 2 सवाल में इसको मैंने ठीक कर दिया। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो मैं सर अब आई थिंक बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई, तो कुछ क्विक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, और रैपिड फायर काइंड ऑफ। तो आई एम श्योर तैयार है, इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो सबसे पहला सवाल सर, व्हाट डू यू लर्निंग का प्राइम सोर्स क्या हो सकता है? पहला, किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलना या उसकी कोई किताब पढ़ना? दोनों। अगर इंसान जिंदा है हाँ तो मिल भी लो, मेंटरशिप देता है तो ले लो, नहीं जिंदा है तो उसकी किताब पढ़ लो। क्योंकि वो 500 रुपए या 300 रुपए की किताब में उसकी जिंदगी का निचोड़ है। मैंने सैम वॉल्टन की किताब पढ़ी है, अकियो मोरिटा की किताब पढ़ी है, स्टीव जॉब की पढ़ी है, इलॉन मस्क की पढ़ी है, सैम वॉल्टन की पढ़ी है। उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। तो ये किताबें तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे सीख लो। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? 1 करोड़ की कम्युनिटी बनानी है, जिसको टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में
बहुत सारा मार्केटिंग का खर्चा न करके बिजनेस ग्रोथ हो सके। साथ में मेरे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो डिजिटलाइज करके उसी टेक्नोलॉजी में, उसी ऐप या वेबसाइट के जरिए उनको मिले। कि सेल्स का चैलेंज है तो सेल्स देख लो, मार्केटिंग का चैलेंज है तो मार्केटिंग देख लो। आपको आइडिया हो गया होगा इस घंटे में, 1 घंटे में, कि क्या कुछ मैं दे सकता हूँ। तो मैं तो अब 67 का हूँ, 100 तक जीने की उम्मीद रखता हूँ, पर कितना जीते हो अपने हाथ में नहीं है। तो ये नॉलेज बेकार नहीं जाना चाहिए, तजुर्बा। तो वो हम डिजिटलाइज करके और कम्युनिटी कॉमर्स को 1 करोड़ लोगों को, MSMEs को लाना है हमने तजुर्बा कम्युनिटी में। पहला विजन ये है, विच कीप्स मी गोइंग। सेकेंड विजन है कि तजुर्बा के जरिए अगले 5 साल में 500 IPO लाने हैं। जितने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज तक 14 साल में किए, उतने हम अकेला देने की विजन रखते हैं। और 300 लोग ऑलरेडी ट्रेन हो ही रहे हैं मेरी मेंटरशिप में, और रोज आ रहे हैं। तो 500, उस टाइम तो लोग हंसे थे जब बोला था, आज से 1 साल पहले, और वो हंसना मेरे लिए और इंस्पिरेशन लाया है ना। तो वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो दैट कीप्स मी गोइंग। एंड थर्ड थिंग इज, पहला अवार्ड तब लिया था 95 में, दूसरा अवार्ड पद्मा अवार्ड लेना है। तो ये 3 बड़े विजन कीप्स मी गोइंग के बड़े बड़े बिग हेयरी ऑडिशियस गोल, भी हैक्स बोलते हैं, वो है हमारे। तो ऐसा नहीं लगता कि बूढ़े हो रहे हैं या थक रहे हैं, थकावट ही नहीं होती अब तो। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक बिजनेस में लोग क्या करते हैं? कैश फ्लो। सेल्स समझते हैं कि बढ़ गई, पिछले साल 10 थी अब 20 हो गई। प्रॉफिट पिछले साल 2 करोड़ था, 4 करोड़ हो गया। पैसे कॉफी पीने के नहीं आते। तो द कैश फ्लो 99% MSMEs SMEs को नहीं मालूम है। उस डिपेंडेंट है अपने CA पे। और मैं देखता हूँ ये रोज ही, उनको नहीं मालूम कि कैश फ्लो की इम्पोर्टेंस क्या है। सब कुछ होते हुए कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है अगर कैश फ्लो नहीं है तो। पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो। एक मेंटोर का या एक फाउंडर का या बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंटली सीखना और आगे बढ़ना, ये कितना जरूरी है? 100% जरूरी है। जिसको नहीं है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 3 वर्ड सबसे खतरनाक है, आई नो एवरीथिंग। जिसने ये कहना शुरू कर दिया, डेड, फिनिश। ओके, बिकॉज मैंने कहा 80% वी डोंट नो। तो सीखते रहना चाहिए, कहीं से सीखो, कोर्सेज लो, मेंटरशिप लो, वीडियोस देखो, बहुत कुछ आजकल अवेलेबल है। उसमें जो आपके मतलब का है ले लो ना, लाइव मेंटरशिप मिल जाए वो ले लो। फाइनल सवाल सर, आपकी एक रील जो शुरू में बात की बहुत वायरल हुई, आप ये क्यों बोलते हैं कि पान की दुकान खोल लो, उसमें ज्यादा पैसा बना लोगे देन द जॉब? ये आप क्यों बोलते हो? ये एक्चुअल में हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे, लॉयर थे, तो उनका बेटा आया, वो भी लॉयर था, कि मेरे डैड के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है, अच्छा तो मुझे आप अमेरिका भेज दीजिए। तो मैंने उसको कंपनी का कुछ वीज़ा लगवा के कि हमारे काम से जा रहा है, वीज़ा मिल गया उसको, अमेरिका चला गया। उसको मज़ा नहीं आया, वापस आया तो घर पे बैठा था, उसने कहा कि सर एक लीगल एडवाइज़र का जॉब मिल रहा है 40,000 का। मैं कहा बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि इनकम अपने धंधे में अनलिमिटेड है, नौकरी में लिमिटेड है, और यू आर मेकिंग समवन एल्स रिच। तो ये बात, चाहे छोटा धंधा हो, पान की दुकान भी, प्रिंस पान भंडार 100 करोड़ का धंधा आज, पान वाले भी बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। लोग मजाक बनाते हैं कि हाँ जी पान पान पान, लड़की कहाँ से मिलेगी, शादी का कमेंट देते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो पान का भी बिजनेस बड़ा है। तो बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता है, शाहरुख खान की पिक्चर में भी बोला है उससे कि बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता। तो कहीं शुरू करो, बढ़ जाओगे यार। लोग आज छोटे छोटे बिजनेसेस की स्टोरीज कितनी सारी हैं कि एक बार्बर शॉप से 100 उसके पास मर्सिडीज है, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। तो पीपल हैव डन ट्रेमेंडस थिंग्स। अपने दुबई के एक बिल्डर के मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत पॉपुलर है वो भी बॉम्बे से अपनी स्टोरियां बताते कैसे चले थे दुबई गए, बहुत बड़े बिल्डर है। बिजनेस में इनकम अनलिमिटेड है, स्कोप अनलिमिटेड है। तो एक तो ये तो कहने की बात है पान की दुकान खोल लेना, लेकिन कोई भी करना अपना करना। एक किसी भी बिजनेस पर्सन को या जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है पैरेलल टू जॉब, उसे कब फुल टाइम बिजनेस में आना चाहिए जॉब छोड़ के? अगर फैमिली है और डिपेंडेंट है आप पे तो बहुत मुश्किल है। ओके, तो गलती मत करना, बहुत बड़ा रिस्क ले लो। बहुत लोग करते हैं गलती, तो वहाँ पे जॉब में भी नहीं जा पाते, क्योंकि उसके बाद जॉब मिलती है तो उनके जूनियर उनके बॉस बने होते हैं, तो वो हजम नहीं होता। करेक्ट। तो वहाँ पे मेरी सलाह ये रहती है कि एक को-फाउंडर बना लो, और ऐसे 1-2 लोगों ने किया है मेरे मेंटी ने। आप वीकेंड पे शाम को बर्न मिडनाइट ऑयल, उस पर काम करो,
जब आपकी कंपनी से आपकी सैलरी के आसपास पहुंच जाओ पैसा मिलने, तब छोड़ दो, तब तक मत छोड़ो। देन बिजनेस इज नॉट फॉर यू। ओके ओके, तब तक आप पैरेलली तो एक ही तरीका यही है, यही है। ये नहीं है तो दूसरा कुछ नहीं है। मैं नहीं कहूँगा फिर नौकरी करते रहो भैया, रिटायरमेंट के बाद कर लेना, पैसे अच्छे हो जाएंगे, कोई कंसल्टेंसी कर लेना बगैर इन्वेस्टमेंट लगाए, तब कर लेना। देखिए, आपको लगता है लोग ऐसी गलती करते हैं कि मेरे को पैशन फॉलो करना है? अरे किया, बहुत लोगों ने किया है, बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जिंदगी से। एक थे कॉर्पोरेट जॉब में अच्छे खासे थे, उन्होंने ये गलती करी, 4-5 साल बड़े डिप्रेशन में रहे, अब जाके जॉब मिली कहीं। फाइनल एडवाइस टू आवर ऑडियंस? जो करो भाई शिद्दत से करो, दिल से करो, मेहनत से करो, और इतनी मेहनत करो कि तुम्हें अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो भगवान तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, चाहे वो इन्वेस्टर बन के, मेंटर बन के, पार्टनर बन के, कस्टमर बन के, मेरी जिंदगी में हमेशा आए हैं। तो ये नहीं होगा कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन हार्डर यू वर्क, लकियर यू गेट। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी नॉलेज के लिए। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं अभी उसी स्टेज पर हूँ यहाँ पर हम बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन आपके जो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने शेयर की, ये डायरेक्टली शायद मेरे लिए थी, जो मैं जिनको समझने के बाद मैं भी बहुत सारे स्टेप ले पाऊंगा, समझ पाऊंगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिस जर्नी पर मैं हूँ अबंडेंस की, मल्टीप्लिकेशन की, उसमें मेरे को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मेंटोरशिप भी लूंगा। एनी टाइम सुबह 10 से 12 तक कभी फोन कर लेना, हमेशा जवाब आएगा। अमेजिंग सर, सो थैंक यू सो मच सर, हमारा आपकी सारी नॉलेज, सारा विजडम शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ, एंड आई विश टू सी यू अगेन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।